Good morning, 7th class. Yesterday we had started the chapter 2nd. The name of the chapter is The Earth and the Changes on It. In this topic we had already studied about the changes occurs on the earth surface. These changes can be sudden or gradual, or in this form we read about volcano, earthquakes. These two activities changes the earth surface, and this process is occurs in the interior part of the earth. There are two types of process which causes the earth changes. These are external और internal. एक्सटर्नल चेंजेस मीन्स जो अर्थ के ऊपर होती हैं, और इंटरनल चेंजेस वो जो अर्थ के अंदर होती हैं. और इन दिस टॉपिक वी आल्सो रीड अबाउट इरोजन, डिपोजिशन, ग्रेडेशन, अग्रेडेशन और डिग्रेडेशन. बेटा नाउ टुडे इन दिस टॉपिक इज एजेंट ऑफ ग्रेडेशन and the factors of gradation. Gradation means क्या होता है बेटा? Leveling the land. It occurs in two ways, aggradation और degradations. यानी कि अगर लो लेवल हो जाता है तो वो क्या होता है बेटा? लेवल अगर सेडिमेंट जो हैं वो रेज हो रहे हैं, लैंड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो अग्रेडेशन है. अगर जो लैंड का लेवल है वो लो हो रहा है तो वो क्या है? डिग्रेडेशन. यानी एक जगह से मिट्टी का कट कर दूसरी जगह पर जाना. ये दोनों प्रोसेस क्या हो गई? अग्रेडेशन और डिग्रेडेशन. हमने आज एजेंट पढ़ने हैं इसके, जैसे रनिंग वाटर. फर्स्ट एग्जांपल है इसका रनिंग वाटर. ये किसके एजेंट है बेटा? ग्रेडेशन के. और ग्रेडेशन भी फर्दर टू टाइप्स की है, अग्रेडेशन और डिग्रेडेशन. रनिंग वाटर क्या करता है बेटा? देखो इस प्रोसेस में it is an important agent of gradation. A river, like any living form, has a life cycle. It takes birth in a mountain or a hill. रिवर की जो बर्थ है वो कहाँ पर होती है हमेशा बेटा? माउंटेन्स के ऊपर या हिल के ऊपर. और ये ग्रेडेशन का इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है, क्योंकि रिवर क्या करती है? अपने वाटर फ्लो के साथ जो रास्ते का सेडिमेंट है वो भी बहाकर साथ ले जाती है. एंड बिकम लार्जर वेयर इट इज़ मेट बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ऐसी रिवर जो मेन रिवर के साथ मर्ज हो जाती हैं. जैसे गंगा के साथ बहुत सारी छोटी छोटी रिवर हैं जो माउंटेन से निकलती हैं, उनका ओरिजिन माउंटेन है, बट वो एक बड़ी रिवर के साथ मिल जाती हैं. जब छोटी छोटी रिवर्स बड़ी रिवर के साथ मिल जाती हैं तो उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर. और फ्लो ओवर प्लेन्स एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेज द सी. और जब वो माउंटेन से उनका ओरिजिन होता है और वो जाकर प्लेन्स में निकलती हैं, और वहाँ से वो किस में समा जाती हैं? सी के बीच में. जितना भी ड्रेनेज है रिवर का, जो वाटर है वो किस में जाकर मिक्स हो जाता है? सी वाटर के साथ. इन इट्स रेली स्टेज द रिवर इज़ यंग. इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स वेयर इट्स रेट्स ऑफ इरोजन इज़ मैक्सिमम. ये अब रिवर का पाथ इसमें बताया हुआ है. रिवर का 3 टाइप का जो है पाथ होता है, अपर, मिडल और लोअर. तो यहाँ पर उसी को डिस्कस किया गया है. अर्ली स्टेज क्या है? जहाँ से रिवर निकलती है बेटा, तो वहाँ पर वो रिवर क्या है? यंग. और स्टीप माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स हैं उनकी ढलानों से, स्टीप क्या होती हैं? जो तीखी ढलानें होती हैं, वहाँ से वो रिवर फ्लो करती हुई, ठीक है. जब वो स्टीप माउंटेन से फ़्लो करती है तो वहाँ का जो वॉल्यूम की वाटर वॉल्यूम है वो स्पीडली नीचे आता है प्लेन्स के अंदर. और जो इरोजन का रेट है, यानी कि इरोजन क्या होता है? रास्ते की जो
मिट्टी है या माउंटेन के ऊपर देखो पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी या जो मिट्टी के पहाड़ हैं वो सब जो है उस वाटर वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे बहते हैं, कट जाते हैं, इरोड हो जाते हैं और फिर वो रिवर उनको साथ में ही बहाकर नीचे मैदानों में ले आती है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ ए रिवर इट फॉर्म्स स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। जैसे जैसे रिवर फ्लो करती है, आप पिक्चर में देख रहे हो ना कैसे सांप की भांति चल रही है, इसको मिनांडर्स बोलते हैं। मिनांडर क्या होते हैं, जैसे सांप चलता है ना रेंगता हुआ, तो रिवर भी ऐसे ही माउंटेन से फ्लो करती है और कई शेप्स बनाती हैं, जिसमें आई शेप है, वी शेप है। तो वैलीज़ के अंदर से, यानी कि पहाड़ों की दोनों साइड में पहाड़ और बीच में से रिवर फ्लो कर रही है, तो वो शेप बनाती है वी शेप। और वाटरफॉल जो हैं ये सब जो हैं यूथफुल स्टेज में होते हैं। और रिवर एंटर इनटू द प्लेन्स, और रिवर जो है प्लेन्स में एंटर करती है। इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी हियर, यहाँ पर वो फुल वॉल्यूम वाटर को के साथ बहती है, मैच्योर हो जाती है और वॉल्यूम वाटर इंक्रीजेज एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड्स ऑफ द रिवर। अब माउंटेन से जैसे रिवर का वाटर नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो लेवल लैंड में आ जाता है यानी कि मैदानों में आ जाता है तो उस वाटर की जो स्पीड है चलने की वो स्लो हो जाती है। और जैसे स्पीड स्लो होती है तो उसके अंदर जो सेडिमेंट होता है बेटा, वो रास्ते में ही डिपॉजिट होता रहता है, क्योंकि उसको धकेलने के लिए वाटर में इतनी पावर नहीं है। जैसे वो हिमालय से सिल्ट को जो मिट्टी वगैरह है या पार्टिकल्स हैं पेड़ पौधों के, वो सब स्पीडली उनको काट कर अपने साथ ले आती है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम स्लो होता है उसका वाटर का प्लेन एरिया में, तो वो डिपॉजिट करती जाती है रास्ते में, तो बैरियर बनते जाते हैं, पीछे का जो सिल्ट है वो रुकता जाता है और इस तरीके से फॉर्मेशन होती है प्लेन्स की। दिस स्टेज द रिवर इज सेट टू फ्लो थ्रो मिनांडर्स, तो यहाँ पर वो मिनांडर बनाती चलती है। यहाँ देखो आप पिक्चर के अंदर बीच में जो है दोनों साइड में आप देख सकते हो कि ऐसा भाग है मिट्टी वाला, उनके बीच में से काटती हुई रिवर आगे बह रही है, तो इसको मिनांडर बोलते हैं बेटा। बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे ही वो मिनांडर बनाती है तो जो वाटर का जो रिवर का वाटर है वो उनके बीच में से अलग अलग रास्ते बनाता हुआ चलता है। जैसे यहाँ डेल्टा दिखाया हुआ है बेटे, देखो इस पिक्चर में आपको येलो वाली पिक्चर में क्या दिख रहा है कि कितनी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई हैं। ट्रिब्यूटरीज तो वो होती हैं जो आकर मर्ज हो जाती हैं, उनके साथ मिल जाती हैं मेन नदी में रिवर्स, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो मेन रिवर से आगे फिर उनका अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो बन जाता है। यहाँ देखो ऐसे दिखाया ना, जैसे ट्री के जो है वो स्टेम होता है, ये बीच में क्या जम गया है, सेडिमेंट्स। जो रिवर माउंटेन से लेकर आ रही है वो मैदानों में आकर जब डिपॉजिट हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, तो उसके बीच में से ही जो पीछे से आ रहा होता है वाटर वो अपना अलग से रास्ता बना लेता है, तो ऐसे वो शेप बन जाती है रिवर की और अलग अलग चैनल से होकर वो फ्लो करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर थस डिपॉजिट सिल्ट सैंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। माउथ क्या है, यानी कि सी में मिलने से पहले वाला जो एरिया है वो माउथ हो जाता है, वहाँ पर और ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है रिवर, और जो रिवर का फिर वाटर है वो सी में जाकर मिल जाता है। दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डेल्टा। द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अब ये जो हमारी रिवर्स हैं नॉर्थ इंडिया की, जिसमें गंगा, यमुना देखो खुद एक ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा में आकर मिलती है, लेकिन अगर जहाँ से हम गंगा का ओरिजिन देखें, यमुना का ओरिजिन देखें, उसके अंदर बहुत सारी रिवर्स आकर मर्ज होती हैं और मेन एक रिवर बन जाती है हमारी गंगा, और साथ में ऊपर से ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। ये
जो मेन रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं जिनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, वो सब मिलकर एक बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो सिल्ट है, सेडिमेंट हैं, यहाँ आकर डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा एक सुंदर वन जिसमें हमारे जो जूट पैदा होती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन एरिया है। और किसकी वजह से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के लार्जेस्ट डेल्टा की वजह से। नेक्स्ट एजेंट है हमारा ग्रेडेशन का ग्लेशियर्स। ग्लेशियर बेटा क्या आता है? बहुत बड़े आइस के माउंटेन्स जो सदियों से जमे हुए हैं, ठीक है, सॉलिड जो है पार्ट बने हुए हैं वाटर का, वो ग्लेशियर जो हिमालय के ऊपर से हैं। रिवर्स तभी तो आती हैं, रिवर के अंदर जो वाटर है वो इन्हीं ग्लेशियर से मेल्ट हुआ जो वाटर है वो रिवर्स का रूप ले जाता है। इट इज बिलीव दैट अ मिलियन ईयर्स एगो क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द अर्थ सरफेस वाज मच कूलर देन वाज इट इज़ नाउ। ये एक विश्वास है साइंटिस्ट का कि बहुत सैकड़ों साल पहले जो अर्थ सरफेस था वो कूल होकर बना था, ठंडा होकर, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर पार्ट देखें तो बिल्कुल गर्म और मोल्टन स्टेज में है, लेकिन ऊपर वाली जो लेयर है वो ऊपर के टेम्परेचर और क्लाइमेट की वजह से ठंडी होकर जम गई है, जिसे हम लैंड एरिया कहते हैं। अब इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर है, अब क्लाइमेट में चेंजेस आ गए हैं। पहले जो क्लाइमेट थी वो आज वाली क्लाइमेट नहीं है। आज अर्थ के ऊपर क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है बेटा? ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। अर्थ सरफेस वाज कवर्ड बाय आइस बट लेटर द टेम्परेचर बिगिन टू राइज ग्रेजुअली। दिस राइज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ द आइस। जैसे जैसे अर्थ सरफेस जो है आइस से जो कवर्ड था, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ? वो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। द मास ऑफ मूविंग आइस इज़ कॉल्ड ए ग्लेशियर। अब वो जो बड़े बड़े खंड हैं आइस के वो मेल्ट हो रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं रिवर्स के फॉर्म में। यानी कि अगर हम हिली एरियाज़ में जो हाई एल्टीट्यूड पर माउंटेन है वहाँ पर वो ग्लेशियर ऐसे बह रहे हैं जैसे रिवर का वाटर फ्लो करता है। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ जो हैं गर्मी की वजह से मेल्ट होते जा रहे हैं। इन इंडिया द ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब हिमालय पर्वत पर ये फ्रीज़ क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो था वो माइनस में था, बहुत ही कम टेम्परेचर था, जिसकी वजह से वो वाटर जो था जम गया था और वो आइस का रूप ले गया था। लाइक रनिंग वाटर मूविंग आइस आल्सो इरोड लूज पार्टिकल और पार्ट्स ऑफ रॉक्स। इट टेक्स दैट अलोंग एंड डिपॉजिट दैम बिहाइंड व्हेन इट मेल्ट्स। ठीक है, रनिंग वाटर जो है, मूविंग आइस जो है वो क्या करती है? इरोड्स करती हैं जो रॉक्स हैं हिमालय के ऊपर, जो रॉक्स हैं उनके पार्टिकल जो हैं वो इरोडेड यानी कि टूट जाते हैं। किसकी वजह से? वाटर के फ्लो की वजह से या आइस की मूविंग आइस की वजह से बेटा। और ये डिपॉजिट होते हैं क्योंकि ये रिवर के साथ बहकर प्लेन एरिया में आ जाते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है बेटा और प्लेन्स बनते हैं। ह्यूज मासेस ऑफ आइस विच कवर्स लार्जर एरिया ऑफ ए कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ठीक है, जो ह्यूज मासेस ऑफ आइस हैं, जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं जिन्होंने बहुत सारा कॉन्टिनेंट का एरिया कवर किया हुआ है, उनको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। अदर ग्लेशियर्स विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरियाज ओवर द माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर्स। इसी तरह जो माउंटेन्स के ऊपर जमे हुए हैं ग्लेशियर उनको माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं, जो आइस जमी हुई है बेटा। फॉर एग्जांपल सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। अब गंगोत्री जो है वो एक ग्लेशियर है और उसी के मेल्ट होने की वजह से जो गंगा में वाटर आता है बेटा हिमालय से। ऐसे सियाचिन ग्लेशियर है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का जो सबसे ऊपर वाला सिरा है वहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। डू यू नो? देखें, द स्नो लाइन इज़ अ लाइन ऑन द हाई माउंटेन अबव
विच द स्नो नेवर मेल्ट्स। अब स्नो लाइन, अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो मेल्ट हो रहा है, अपर पार्ट नहीं मेल्ट हो रहा, उसको स्नो लाइन बोला जाता है। ये एक ऐसी लाइन है हाई माउंटेन के ऊपर वेयर द स्नो नेवर मेल्ट। नेक्स्ट एजेंट है विंड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रनिंग वाटर, ठीक है, सेकंड हमने ग्लेशियर पढ़ा। अब थर्ड जो है एजेंट ग्रेडेशन का है विंड, तेज़ हवा, जो स्पीड से, बहुत स्पीड से हवा चलती है, वो भी क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है, वो भी मिट्टी को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। इन द रीजन वेयर देर इज़ अ लिटिल रेनफॉल और मिग्री वेजिटेशन द लैंड इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, वेजिटेशन बहुत ही कम है, यानी अगर हम देखें अपने आसपास भी जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, बिल्कुल खाली इलाका है तो वहाँ क्या हवा चलने पर, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो धूल उड़ने लग जाती है। तो ये तो उस रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती और वेजिटेशन भी नामात्र है, मिगरी है। द लैंड इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, द लूज रॉक पार्टिकल्स आर इजीली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। फिर क्या होता है वहाँ पर, ऐसे एरिया में जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, रेनफॉल नहीं है, तो वहाँ की जो फर्स्ट लेयर है सोयल की, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो पार्टिकल लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें बाइंडिंग नहीं रहती बेटा सोयल के अंदर, और जो सोयल के कण हैं वो कट जाते हैं, और जैसे ही वो कटते हैं तो हवा चलने पर वो क्या करते हैं, ईजिली ब्लोन हो जाते हैं, यानी कि वो हवा में, हवा के साथ ही वो मिट्टी उड़ जाती है। थस द विंड इज आल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। द एक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट्स रीजन। अब ये जो एक्टिविटी है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, जो विंड है वो एक्टिविटी करती है, और ये एक्टिविटी ज़्यादातर किन एरियाज़ में होती है, डेजर्ट्स, जैसे राजस्थान है, ये एरिया ऐसा है वहाँ पर बिल्कुल लिटिल रेनफॉल है, नाम मात्र की बारिश होती है, पेड़ पौधे भी नहीं है क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है साथ में। गुजरात है, कुछ जो उसका पार्ट है बिल्कुल वो जो डेजर्ट के साथ लगता है, ये सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर विंड इरोजनल एक्टिविटी करती है बेटा। स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स लाइक मशरूम रॉक। पिक्चर में देखो ये मशरूम रॉक बनी हुई है, देखो इसको टिब्बे और सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। हवा चलने पर जो ऊंचाई पर है रेत वो उड़कर किस में चली जाती है, जो लोअर लैंड है वहाँ पर टिब्बे बन जाते हैं, इसको कहते हैं टिब्बे और टिल्ले बनना में। तो यहाँ पर हवा जो है वो एक्टिविटी कर रही है, तो अलग अलग शेप दे दी है इसको कि जैसे ही मिट्टी उड़ी, जिस जगह पर उड़ी वहाँ खड्डे पड़ गए, और वो जहाँ डिपॉजिट हुई वहाँ पर जो रेज हो गया लैंड सरफेस का लेवल। कैरिड मटेरियल इज देन डिपॉजिट एट अ न्यू प्लेस वेन एवर द स्पीड ऑफ विंड स्लो डाउन। जैसे ही स्पीड स्लो होती है तो जो डिपॉजिटेड जो डस्ट है, जो मटेरियल है, जो हवा अपने साथ लेकर जा रही है, उसको डिपॉजिट कर देती है लोअर एरिया में। दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन इंडिया। राजस्थान में ये जो सैंड ड्यून्स हैं वो बनते हैं, सैंड ड्यून्स, टिब्बे और टिल्ले बोलते हैं इसको बेटा। नेक्स्ट लास्ट एजेंट है हमारा सी वेव्स। अलोंग द सी शोर सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अब ये जो है पीछे हमने पढ़े हैं एजेंट्स, ये देखो क्या कर रहे हैं, ये भी मिट्टी को, रॉक्स को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और अपने साथ ही उनको कैरी कर रहे हैं। ऐसी सी वेव्स हैं, देखो ये समुंदर के अंदर रिवर्स वाटर जो है वो अपना सी में जाकर छोड़ती हैं, और उनके साथ जो सिल्ट जाती है वो समुंदर की तलहटी में जमा हो जाती है बेटा। और धीरे धीरे देखो साइड में कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ लग रहे हैं, तो जैसे ही सी वेव्स आती हैं इनके साथ टकराती हैं तो यहाँ भी इरोजनल एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि ये फिर टूटते हैं फिर नीचे जमा हो जाते हैं, तो ऐसे ये बनते और बिगड़ते रहते हैं बेटा। जैसे स्ट्राइक होता है सी वेव्स का तो वो क्या करती हैं, ब्रेक द रॉक,
सच कंटिन्यूज इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी। अब सी के साइड में कई शेप बन जाती हैं, जैसे रिवर ने भी शेप बनाई थी ना, आई शेप, वी शेप, ऐसे ही सी के नज़दीक जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर क्लिफ्स बन जाते हैं। वो इतने तीखे होते हैं कि बहुत सारी शेप, क्योंकि सी वाटर जो है वो स्ट्राइक करता रहता है बार बार उस चीज़ पर, और बड़े बड़े जो पहाड़ है जमे हुए उनकी शेप चेंज होती रहती हैं। द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस। और इसी तरह जो मटेरियल है वो फिर समुद्र में गिरता है, समुद्र की लहरें उनको फिर उठाकर किनारे पे छोड़ती हैं। इस तरीके से जो कोस्टल एरिया है, जो बीचेस हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। ह्यूमन बीइंग आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। अब ये तो होगी नेचुरल एक्टिविटीज़ जो क्या करती हैं, नेचर की एक्टिविटीज़ हैं जो अर्थ को चेंज करती रहती हैं। अब इसके अलावा ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो चेंजेस आती हैं अर्थ के ऊपर, क्योंकि मनुष्य जो है वो भी एक्टिविटी करता है और उसका इम्पैक्ट भी जो है अर्थ के जो है स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है। अब इसमें पढ़ते हैं ऐसा क्या करता है ह्यूमन बीइंग। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये मेजर कॉजेज़ है डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट इन अ लार्ज एक्सटेंट। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है वो भी एक्सप्लॉइट कर रही है रिसोर्सेज का। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी वजह से भी जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है उसमें। तो ये दोनों एक्टिविटी जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को। ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू सेटलमेंट्स। जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है बेटा, आपको पता है जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसके लिए खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये सारी तीनों जो बेसिक नीड्स हैं वो हम कहाँ से फुलफ़िल करते हैं, नेचर से, नेचुरल चीज़ों से। और उनको पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है, फॉरेस्ट की कटिंग करता है, एग्रीकल्चर करता है लार्ज एरिया स्केल पर, ताकि प्रोडक्शन इतनी हो कि पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव कर सके, अपना गुजारा कर सके, पेट भर सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड होती हैं क्योंकि ह्यूमन एक्ट ने अपना क्या करना होता है, मूव करना होता है, उसके लिए रोड्स चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो हम एक्सेस में करते जा रहे हैं और जिससे जो है नेचर के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है बेटा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल। अब जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमने बनाना है, ये एक्टिविटी देखो होंगी ज़रूर, क्योंकि पॉपुलेशन है तो उसकी नीड्स भी होंगी और उसको फुलफ़िल भी करना पड़ेगा। और हम उनको पूरा करने के लिए, चाहे हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। मनुष्य जो है वो अपना काम करता रहता है, वो बिल्कुल भी चेकआउट नहीं करता कि उसकी वजह से नेचर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये एग्ज़ाम्पल जो है ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम इन रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमें जितनी नीड है उससे कम अगर हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो शायद ये रिसोर्सेज जो है सस्टेन हो सकेंगे बेटा। तो सस्टेनेबल जो है इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है टॉपिक सॉइल। सॉइल इज़ द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो लैंड का सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया के ऊपर क्या है बेटा, सॉइल। कहीं पर बहुत हार्ड सॉइल है और कहीं पर बहुत ही लूज़ पार्टिकल है सॉइल के। जैसे हमने राजस्थान का एग्जांपल पढ़ा था, वहाँ रेत ही रेत है तो वो लूज़ पार्टिकल्स हैं, हवा चलने से वो उनमें जल्दी से वो इरोजनल एक्टिविटी होती है। लेकिन कुछ ऐसी मिट्टी भी है जो बिल्कुल उसकी फर्स्ट लेयर जो है वो जमी हुई है, सॉलिड है। जैसे हमारी जो प्लेन्स हैं उनकी सॉलिड लेयर है। तो इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल। सॉइल को बनाने में दो चीज़ें काम करती हैं, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो सॉइल को फ्रेम करने में हेल्प करता है बेटा। द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर
डिराइव्ड फ्रॉम डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि जो ऑर्गेनिक बने हैं जिसमें डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दोनों लिविंग जो है थिंग्स हैं बेटा, और इनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। एनिमल्स जो है ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और जबकि प्लांट जो हैं वो CO2 एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। उल्टा है ना, तो दोनों में बैलेंस ज़रूरी है बेटा। इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज पार्टिकल्स गेट डीकम्पोज्ड एंड चेंज इनटू अ डार्क कलर्ड मटेरियल कॉल्ड ह्यूमस। अब डेड एनिमल्स हैं या डेड जो है प्लांट्स हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ही मिक्स होते जाते हैं, और वहाँ पर उनकी डीकम्पोजिशन से क्या होता है, ह्यूमस बनती है। क्योंकि उस मृदा के अंदर जब इनके पार्टिकल्स मिक्स होते हैं तो वो गैसेस जो हैं वो भी साथ में ही उनके साथ केमिकल जो है चेंजेस लाती हैं, ह्यूमस बन जाती है। द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। अब जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस यानी कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स हैं अगर मिक्स होते हैं तो वो सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें हम कुछ भी ग्रो ईजिली कर सकते हैं। फर्टिलिटी क्या होता है, उपजाऊ शक्ति, यानी कि उसमें कैपेसिटी होती है ग्रो करने की। दिस इज़ रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। हाउएवर ह्यूमस इज लो इन डेजर्ट्स। ह्यूमस है बेटा, ये ह्यूमन नहीं है। जो ह्यूमस है वो डेजर्ट सोयल में कम होती है, और ये जहाँ पर ज़्यादा होती है वो ह्यूमिड एरिया होता है, और वहाँ पर ग्रोथ किसकी होती है, प्लांट्स की, और वहाँ पर ग्रोथ कौन करते हैं, एनिमल्स, क्योंकि उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाता है। पेड़ पौधे जहाँ होंगे वहीं पर जो है हर्बीवर्स जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं बेटा। द इनऑर्गेनिकल पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। अब जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो रॉक्स में पाए जाते हैं बेटा। दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट साइज। द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल, और स्मॉलर पार्ट इज़ नोन एज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब ऐसे रॉक्स में भी देखो आप, जो चट्टानें हैं, कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी कठोर चट्टानें हैं और कुछ छोटे छोटे कंकर पत्थर हम देखते हैं। तो ये भी अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो ब्रेक होते रहते हैं और इन ऑर्गेनिक मटेरियल जो है बनाते रहते हैं। ए मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल एज पर दियर प्रपोर्शन। अब जिस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा है या जिस मिट्टी के अंदर ग्रेवल और सैंड सिल्ट ज़्यादा है, तो उनकी सोयल की जो फर्टिलिटी है, उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए हमारी कंट्री में सोयल्स भी जो टाइप्स हैं इनके, उनको 6 टाइप में सोयल्स को रखा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं उस सोयल को बनाने में, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में रिवर्स हैं तो वो साथ में सैंड सिल्ट लाती रहती हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी, वो भी पानी में बहकर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, बीच में मिक्स हो जाते हैं। जो सिल्ट होती है उसके अंदर मिट्टी का पार्ट होता है, उसमें मिक्स होकर डिपॉजिट होती रहती है प्लेन्स के अंदर। तो अलग अलग जो सॉयल टाइप है उसकी फॉर्मेशन में अलग अलग कॉजेज जो हैं वो फैक्टर जो हैं वो काम करते हैं बेटा। तो सैंड को हम 6 जो है इसकी डिविजन्स हैं, उसको आगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक आप लोग इसी चैप्टर को दोबारा से रीड करें। ओके डियर, टिल देन गुड बाय।